आज जगत महान न्यूज में एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसका हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक साधारण किसान परिवार का बेटा जिसकी पढ़ाई रुकने वाली थी, खेतों में हल चलाता था, शादी की तैयारी थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि पहलवानी ने राहें बदल दी। हरियाणा पुलिस में सिपाही बने। वहीं से शुरू हुई सफलता की सीढ़ियां। सिपाही से एसपी तक का सफर, स्टेट अवार्ड, राष्ट्रपति पदक और देश के दिग्गज ओलंपियन सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, नरसिंह, अमित दहिया, गीतिका जाखड़ जैसे खिलाड़ियों को संवारने वाले द्रोणाचार्य अवार्डी आज आपके सामने। रिटायर्ड एसपी, कोच, नेता और महान शख्सियत अनूप दहिया। हम बताएंगे उनकी जिंदगी के अनछुए पहलू, उनका संघर्ष, उनका जज्बा और उनकी जीत की अनसुनी कहानी। देखिए, एक किसान बेटे की जुबानी, संघर्ष से सफलता तक की असली कहानी, सिर्फ जगत महान न्यूज पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाली है जिन्होंने बचपन में 8वीं से 10वीं की पढ़ाई के दौरान हल की मूठ पकड़ी और उसके बाद पुलिस सेवा में आए और पुलिस सेवा में आने के बाद पहलवानी के साथ साथ पुलिस सेवा करते रहे और आखिरकार पहलवानी में परचम लहराया। NIS पटियाला से फर्स्ट ग्रेड में जो है डिग्री प्राप्त की और भारतीय कुश्ती के कोच रहे और अनेक जो खिलाड़ी हमारे क्षेत्र के रहे हैं, सुशील कुमार रहे हैं या बजरंग पुनिया रहे हैं, धनखड़ रहे हैं, गीतिका जाखड़ रही हैं और अनेकों पहलवान जो है इनकी कोचिंग में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया और बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। उसके बाद पुलिस सेवा में राष्ट्रपति पदक से ये अवार्डी हैं और राजनीति में सोनीपत लोकसभा से इनेलो से चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें भी अपना दमखम इन्होंने दिखाया है। अनूप दहिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से सबको, दर्शकों को और आपको नमस्कार जी। अनूप जी, आपने गांव का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया और देश का नाम रोशन किया और सबसे पहले गांव की मिट्टी से निकलकर एक इतिहास कायम किया। शुरुआत में आपने हल की मूठ भी पकड़ी। शुरुआत हम वहीं से करना चाहेंगे कि जब आप 8वीं से 10वीं के बीच में पढ़ते थे तो हल भी चलाते थे, क्या कहते? जी, मैं हल चलाया, मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे पिताजी की आयु थोड़ी ज़्यादा हो रही थी और उनके कमर में तकलीफ थी, बा आ जाता, पहले बोलते बा, तो हल नहीं सके थे, तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। 8वीं क्लास के बाद मैंने 6 महीने तक जो है एक सीजन का बोयरा भी किया। उसके बाद मैं, गांव वालों ने कुछ कहा मेरे पिताजी को, भाई बच्चा है इसको पढ़ने तो दो जी। तो पिताजी ने मेरे को स्कूल में दाखिल करा दिया और उसके बाद मैंने गांव से 10वीं पास की राजकीय उच्च विद्यालय सिसाना से और 10वीं जब मैं स्कूल से आता था तो अपने पिताजी की मदद के लिए हल जोतता था शाम को 3 बजे के बाद खेत में जाकर। और वहाँ ये अरसा बीतता रहा, जब 2 साल हुए तो जब मैंने 10वीं के पेपर दे रखे थे उस टाइम मेरे रिश्ते वाले आ गए थे जी। मेरे गांव में मेरी शादी हुई थी, सांगवान गोद से हैं जी। तो रिश्ते वाले कहने लगे भाई कमा के तो खवा देगा जी और रिश्ता हमारी तरफ से पक्का है। तो मेरे पिताजी को भी लालसा थी भाई बच्चा बे आजा, हम थोड़े बड़े उम्र होगी तो बहू आजा काम कर लेगी। तो मेरी शादी भी उसी टाइम जो है रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बीच में मेरे गांव के हमारे चाचा लगते थे नाते में, ताराचंद पहलवान जी, वो गांव में आए हुए थे। तो मेरे पिताजी कहने लगे भाई इस लड़के को ले जा। मेरी जो वाइफ थी उसकी मेरे से एज थोड़ी बड़ी थी जी। मैं उस टाइम 17 साढ़े 17 साल का था और वो 20-21 साल की हो रही थी जी। तो इस दौरान थोड़ा गैप सा दिखाई दे है, 50-60 के बाद तो नहीं लगता, लेकिन इस टाइम में थोड़ा गैप दिखाई देता। मतलब ताराचंद जी ने आपको जो है पुलिस सेवा में लेके? जी जी जी, ताराचंद पहलवान जी मेरे को यहाँ से जवान करने के लिए ले गए थे, अगर भाई शादी के लायक हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने वहाँ मेरी कसरत कराई तो मेरा रुझान इतना बढ़ गया, मैं ताराचंद पहलवान जी में समर्पित हो गया। और ताराचंद पहलवान जी के कारण ही जो मैं पुलिस में 1982 में भर्ती हुआ और 1988 में मैं एशिया तक खेल का आ गया था। तो मेरे नेशनल में गोल्ड मेडल भी हैं और एशिया में मेरी 4th प्लेस भी है।
उसके साथ साथ मैंने हरियाणा पुलिस की ड्यूटियां भी बीच में की। जी ड्यूटियों के साथ साथ जब भी छुट्टी मिलती थी मैं अपने घर आके और अपने भाइयों का साथ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, जी एक जमींदारे में मैं भी हाथ बटाता था। मैंने सारा काम किया हुआ जमींदारे का, भूसा ढोने से, हल जोड़ने से, भैंस चराने से। कभी फील नहीं हुआ कि आप अधिकारी हैं और आप इतना अच्छा खेल भी रहे हैं और कहाँ खेती बाड़ी कर रहे हो? उसकी बात बताऊं मैं, ये 89 की बात है, 89 की। हमने पूना जाना था नेशनल में। जी सिलेक्शन तो हरियाणा स्टेट का होता, पुलिस पार्टिसिपेट नहीं करती, जी स्टेट पार्टिसिपेट करता जी है। जी तो उसमें मैं अपनी माँ से कहने लगा, माँ कल मेरी रोटी बना देना, मैं सुबह जाऊंगा। तो मेरी माँ का ये वक्तव्य था, भाई गेहूँ आ रहे हैं, अपने गेहूँ काट ले, नेशनल पैसल ने छोड़ दे। अच्छा हाँ, मेरी माँ का ये वक्तव्य था। मैं बोला, माँ नौकरी का सवाल है। तो मेरी माँ कहने लगी, भाई नौकरी का सवाल है तो चला जा। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ मैं गोल्ड मेडल लेकर आया था, जी और गोल्ड मेडल भी हरियाणा में केवल एक मेरा आया था। जी पूरे हरियाणा में एक ही गोल्ड आया था हरियाणा का। इसी कारण आपके आउट ऑफ टर्न जो है प्रमोशन भी हुई। हाँ, उसके बाद में RR सिंह हमारे आजी थे, तो मैं ये 87 में हुई थी। 87 में जब जी मैं एशिया में 4th आया तो हमारे RR सिंह IG हुआ करते, एक विपिन कुमार हमारे कमांडेंट 2nd बटालियन थे, SP थे। उन्होंने मेरी रिकमेंड की थी, भाई इस लड़के को जो है थानेदार बनाया जाए, ये इंटरनेशनल पहलवान हो गया, एशिया खेल गया है जी और नेशनल में भी मेडल है, इंडिया पुलिस में मेडल है। तो उसके RR सिंह ने जो है ना मेरे को थानेदार प्रमोट 16 अगस्त 1988 को कर दिया था। जी और डीएसपी जब आप बने? DSP मैं बना 14/8/7 को। जी तो उसके बीच बीच में जो है मैं खेती का काम भी लगातार करता रहा। मेरी घरवाली भी खेती में संभाला करती, मेरी माँ भी थी, पिताजी भी थे, भाई भी, जो बीच वाला भाई प्रॉपर्टी का काम करता, छोटा भाई MPSW में डॉक्टर है आज भी, जोगेंद्र सिंह। जी तो मैंने अपने भाइयों का भी हाथ पूरा पूरा बटाया। मेरी घरवाली ने भी जमींदारी का बहुत काम किया। जी क्यों, हमारा उस टाइम नौकरी के साथ साथ पिताजी जमींदारी में ज्यादा विश्वास रखते थे जी कि भाई जमींदारा किसी दूसरे को अपनी जमीन नहीं देंगे हम बोने के लिए, जी तो आप बोनी पड़ा करती। इंडिया टीम के कोच भी आप बने, डीएसपी के बाद इंडिया टीम के कोच आप बने, तो उस दौरान का थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या मतलब स्टार निकाले आपने हरियाणा से? दरअसल मैं 93 तक मैं इंडिया टीम में प्लेयर रहा। अच्छा मैं 87 से लेकर 93 तक इंडिया टीम का मैं मेंबर रहा, भारतीय कुश्ती टीम का। जी और उसके बाद में मैं 2000-2001 में NIS पास करके आया था। NIS भी मेहनत से जो है A ग्रेड से मैं ऑल इंडिया में फर्स्ट आया था उस टाइम रेसलिंग में। अच्छा जी, वेरी गुड। तो उसके तुरंत बाद मेरे को हमारे महेंद्र सिंह मलिक जो है DGP हुआ करते, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे, ओके उन्होंने मेरे को रेसलिंग की टीम को जो ना कोच बनाने के लिए दे दी, भाई आप इनको कोचिंग दें। जी 2002 में मैंने इंडिया टीम में जो है मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा मैं नेशनल कोच रहा। तो उस दौरान जो है मैंने अपने सच्ची लगन से पहलवानों के साथ इतनी मेहनत करी, मैं ये सोचता था भाई मैं जहाँ ओलंपिक से मेडल नहीं लेकर आया तो मैं अपने शिष्यों को जो है ना मेडल दिलवाऊं। जी किस किस से मतलब आप मेडल लाने में कामयाब हुए? सुशील कुमार का 2012 में, 2008 में योगेश्वर दत्त का, अमित धनखड़ का, एशिया चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में रजनीश था, और अपने गीतिका जाखड़ थी। ये तो मेरे स्टूडेंट थे काफ़ी, हमारे और भी थी, निर्मला थी, बहुत लड़कियां, तो हमारे कुछ हरियाणा पुलिस के थे खिलाड़ी। उसके साथ साथ मैं जो नेशनल टीम में रहा, वहाँ पूरी टीम जो है, हम 4 कोच होते थे, तो हम सब का जो पूरा सहयोग होता था और सारे लगन से अपनी मेहनत करवाते थे खिलाड़ियों की, जिसके कारण जो हमारे ओलंपिक तक मेडल भी आए। बीच में एक बड़ा मसला भी आया सुशील कुमार का और एक और पहलवान का, तो वो काफी चर्चा में रहा। उस दौरान आप साई में ही थे शायद? जी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो घटना गलत थी या सही थी? देखो, लास वेगास से हम गए थे जी और वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में नरसिंह यादव का 74 किलो में ब्रॉन्ज मेडल आया था। और वर्ल्ड चैंपियनशिप छोटा कंपटीशन नहीं है। उससे पहले सुशील कुमार जो है वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके थे, उनका गोल्ड मेडल भी आ चुका था। जी लेकिन जब वहाँ से वो मेडल जीतने के बाद में वो बात चली ट्रायल की, जी और ट्रायल के बीच में आए नरसिंह को डोप टेस्ट करा गया था और डोप में पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव ये इस बात को हम क्लियर नहीं कर सकते, ये जांच का विषय था। जी ये ऊपर वाला जाने या कुछ करने वाला या खाने वाला जाने, इसके बारे में
मैं कुछ भी क्लियरफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं। लेकिन अनूप सिंह जी, आपने देखिए खेल में जो है एक पराकाष्ठा प्राप्त की है और इतने महान खिलाड़ी जो है प्रदेश को, देश को दिए हैं, तो क्या मानते हैं कि जो सोचकर आप पहलवानी में, खेल में गए थे, क्या उसे आप अपना जो सपना था वो साकार कर पाए? हाँ, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक मुझे अवार्ड मिल जाएंगे, ये मुझे कोई ऐसी सोच नहीं थी, सच बताता हूँ। मैं तो बताने लग रहा ना, एक शादी के लायक होने के लिए गया था, न कि पहलवानी के लिए। एक शादी के लायक होने गए पहलवान को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। वो मेरे गुरु ताराचंद जो थे जी। उन्होंने मेरे को ऐसा मार्गदर्शन दिया कि मैं वहाँ से कुश्ती में इतना लीन हो गया कि मुझे कुश्ती में भक्ति भी कुश्ती की, शक्ति भी कुश्ती की, सब कुछ। मुझे कुश्ती और अपना घर, दो ही चीज देखी जिंदगी में, मैंने कोई ज्यादा और एंजॉय नहीं किया। जी। पैसा भी नहीं कमाया? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। मैं आज इसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं इस बात का चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी मुझे, मेरा पुलिस का या कोई सिविल का कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता मैंने इस आदमी को 2 रुपये दिया हूँ। राष्ट्रपति पदक आपको मिला? राष्ट्रपति पदक जो है, मैं उसकी कहानी बताऊंगा, वो भी एक आश्चर्यजनक सी बात है। जी। हमारे कृष्ण मुरारी थे, मेरे एसपी थे। जी। तो लास्ट दिन था जो ये पदक के लिए केस भेजना पड़ता है। जी। जी। तो मैं उनके ऑफिस में पढ़ना हुआ और उनके स्टेनो बाहर निकल रहे थे, मैं उनका डीएसपी था। जी। तो कृष्ण मुरारी जी ने कहा, अरे सुन सुन, स्टेनो को बोला, अरे पहलवान साहब रहे डीएसपी, इनका लिख दो। और स्टेनो को कहने लगा, जी लास्ट दिन है आज, कौन देगा? बोला यार लिख तो। वो एक मजाक कर करते, बिल मांग ली, दे के देख, जोरा साहब निकले वहां। जी। तो उन्होंने मेरा जो है रिकमेंडेशन लिख दिया कि भाई पुलिस मेडल दिया जाए। और उसके बाद सुधीर चौधरी हमारे आईजी होते थे, तो बोला अनूप खड़ा हो, चल आज का लास्ट दिन है, आज पहुंचना है ओम के अंदर। अच्छा। और ये बात है लगभग 1:30-2 बजे की। उन्होंने अपनी तरफ से लिखा, पूरा बायोडाटा बनाया, सब कुछ लिखा, मेरे बारे में जो भी मेरी हिस्ट्री रही है पुलिस में नौकरी लगने के बाद की पूरी हिस्ट्री लिखी उन्होंने, जब तक मेरे द्रोणाचार्य नहीं मिला था मुझे। वो बात 14 की बात है ये। जी। तो 26 जनवरी 14 को जो है ना, मुझे राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिला था, और पहली बार ही भेजा था, किसी ने पहले भेजा भी नहीं मेरा। जी। तो मैं और मुरारी साहब जो है और अपने सुधीर चौधरी साहब के पास चले गए, हमारे आईजी होते थे। जी। तो उन्होंने कहा, अरे ये अनूप का लिख दिया, थोड़े धीरे बोलते थे। अरे भाई लिखा तो ठीक है, पर आज तो लास्ट दिन है इसका। उन्होंने अपना हेड क्लर्क बुलाया, अरे रिकमेंडेशन लाओ बना के, और कवरिंग लेटर लगाया। बोला अरे मुझे सादिया कार्ड देने जाता, क्यों नहीं, मैं आज ही चला जाऊँ। जी। और वो उसको बाई हैंड लेके चले गए। और वहाँ एसएन वशिष्ठ थे हमारे डीजीपी। जी। जब उनके पास गए थे, वशिष्ठ साहब उठने लग रहे थे। बोला सर 2 मिनट के लिए, मैं एक तो सादिया कार्ड देने आया है कि अनूप का जो है पुलिस मेडल का रिकमेंडेशन है। बोला अनूप का है, क्यों? वशिष्ठ साहब मेरे को फरीदाबाद लगाना चाह रहे थे। जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, ट्रैफिक इंचार्ज? हाँ, ट्रैफिक इंचार्ज के लिए उन्होंने मेरे को कहा था आप चार्ज ले लीजिए, लेकिन आपने प्रमुखता दी। हाँ हाँ, आज भी एसएन वशिष्ठ साहब हैं, मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे कहा था आप फरीदाबाद जाइए और एसीपी ट्रैफिक का चार्ज ले लीजिए। तो उन्होंने भी बोले यार ये तो अच्छी बात है, चलो मुझे सीएम साहब के पास जाना है। भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम साहब थे उस टाइम। मुझे सीएम साहब के पास जाना रही है, कवरिंग लेटर लगाओ। और वो भी कवरिंग लेटर लगा के शाम को मेरा होम में पहुंच गया था। ऐसा केस कभी होया नहीं होगा। मैं अपने सारे अधिकारियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे लिए इतना किया। जी। स्टेट अवार्ड भी आप रहे और प्रो लीग, कुश्ती लीग में भी आप कोच रहे हो। हाँ, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहां आप नहीं पहुंचे हो? हाँ, लीग में भी मैं रहा, ये फेडरेशन ने करवाया था। और ब्रजभूषण शरण साहब ने जो है मेरे को हर लीग में एडवाइजर भी और कोच भी, एक कोच होता है, एक एडवाइजर प्लस कोच होता, 2 ही लगते हैं जी। तो मैं दोनों में रखा उन्होंने, मैं एडवाइजर एज कोच। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब ये प्रो लीग और ये राष्ट्रीय लेवल के जो गेम है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो गेम है, सब में रहे, एसपी लेवल पे आप, लेकिन आपको वो असर नहीं पड़ा? आज भी आप गांव में पसंद करते हैं रहना, ऐसा क्या कारण रहा कि जो आप गांव को पसंद करते हैं? कोई असर आपके ऊपर इतने बड़े बड़े स्टार लोगों का नहीं पड़ा? देखो, मैं माँ बाप का भगत रहा, और मैं माँ बाप से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता। और मेरी माँ 2020 तक गांव में थी। वो 2020 में 26 फरवरी को जो है ना दुनिया छोड़ गए। 100 साल की और 1.5 साल की थी।
वो चली गई। और उसके बाद में हम रोहतक शहर में चले गए। मेरी माँ गांव को नहीं छोड़ना चाह रही थी, मैं माँ को नहीं छोड़ रहा था। ये मकान भी मेरी माँ का, जहाँ हम बैठे जी मेरा नहीं है इसमें कुछ भी, मैं अपनी माँ के पास रहता था। जी और यही कारण था कि मैं गांव में रहा, और आज बच्चे शहर में हैं। और थोड़े दिन पहले जो है मेरी घरवाली भी चली गई थी, तो वो तो मेरे माँ की भी चिंता थी, कुछ बीमारी भी होगी, कुछ कारण भी होते हैं। जी। और तो मैंने के संधू साहब के साथ नौकरी की काफ़ी, अच्छा। हमारे आईपीएस हैं। और के संधू साहब ने मेरे को जो भी काम सौंपा उसके बारे में वो ही बता पाऊंगे कि मैंने वो काम किस तरीके से। चलिए किसी दिन उनसे भी बात हाँ, करेंगे। कभी लेकिन कभी स्टेट अवार्डी से लेकर राष्ट्रपति पदक से लेकर आपको द्रोणाचार्य अवार्ड आपको मिला, तो अब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब आप राजनीति में पदार्पण कर चुके हैं, इसमें आप किसको प्रेरणा मानते हैं? राजनीति में ये चौधरी अभय सिंह जी ने मेरे को उकसाया जी। और बोले आप इलेक्शन लड़ो जी। मेरा इतना मन नहीं था जितना उन्होंने मेरे को बनाया, आप तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, एसपी साहब तैयारी करो। तो मैं चौधरी अभय सिंह का भी इसमें आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एमपी का सोनपत से इलेक्शन लड़ने का मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन पहलवानी में जो दाव पेच आप चलते थे, जिसके कारण मतलब सबको चित करवा देते थे, आप अपने पहलवानों से भी चित करवा देते थे, राजनीति में दाव नहीं चल पाए? राजनीति जनता के हाथ में है जी। वो चीज़ अपने हाथ में थी। अगले मान ले मेरा मेडल कुछ दूर है तो मैं और रात को उठकर मेहनत कर लूँ और कुछ लोग मेरे फिजिकल इंडिविजुअल बॉडी से कनेक्टेड था, ये मेरे बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, ये जनता से कनेक्टेड है। जनता आशीर्वाद देगी तो जरूर सेवा करेंगे और ये जनता की मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में आपने चुनाव लड़ा, जहां पर ये बोलते थे कि यहाँ तो भाई भूपेंद्र हुड्डा जिसको टिकट दे देगा वही जीतेगा, यहाँ पर आपने दहिया खाप का समर्थन प्राप्त कर उनको चोट भी पहुंचाई, मलिक खाप की भी आपको समर्थन मिला, लेकिन उसके बावजूद ये परिणाम कुछ और निकला। तो इसमें क्या रीजन मानते हैं, क्या था पिछले चुनाव में? देखो जी, जनता का एक ही लक्ष्य था, अगर बीजेपी को भगाओ जी, और बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने कहा भाई एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को हरा देगी, ये कुछ कह दो भाई, चश्मा चढ़ रहा था जनता पर क्या था। और जनता का जो मूड बना हुआ था, एक रुझान नहीं होता जी, वो था बीजेपी को हटाने का, लेकिन जनता उसको नहीं हटा पाई, उसका कारण सारी जनता ने पता है। चलिए, जो गढ़ खत्म करना था, आपने मौका मिला था आपको, उसको गढ़ को खत्म किया यहाँ के पवन खरखोदा ने। चलो, वो बीजेपी का पहली बार विधायक बना है यहाँ से, आप बन जाते तो शायद आप उसको खत्म कर देते। अब आगे की राजनीति आप कैसे, कौन से दाव को चल के आगे चलेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे मतलब आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखो, चुनाव लड़ाने का काम आला कमान का है, हाई कमान जो भी आदेश देगी एनएलओ पार्टी, हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में आप गरीब आदमी की बात करते थे, भाई गरीब के लिए, गरीब के स्कूल में सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्षेत्र में व्यवस्थाएं होनी चाहिए गरीब के लिए, गरीब का घर होना चाहिए, गरीब के कार्ड बनने चाहिए, उसको राशन मिलना चाहिए, बहुत सारी मुद्दे आपने उठाए थे। अब आपकी क्या सोच है कि आने वाला जो 2029 में परिसमन के बाद चुनाव होने वाला है, तो उसमें आप किन मुद्दों के साथ सोच रहे हैं कि भी एनएलओ पार्टी के साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ें, कैसे? देखो, मैंने चौधरी देवीलाल जी की नीतियां देखी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियां देखी जी, वो 100% गरीब के हक में थे जी, और वो जेल भी काट कर उन्होंने कहा भाई अगर किसी को नौकरी देने से हम जेल काटे हैं तो ये बार बार काटने के लिए हम तैयार हैं जी, ये छोटी बात नहीं है। और ऐसा किस्सा भी भारत में पहली बार होया होगा कि भाई एक मुख्यमंत्री जिन्होंने उनको नियुक्ति दे अधिकारी देते हैं, मुख्यमंत्री को चुनाव तो अधिकारिता की कमेटी बनाई हुई है, उन्होंने उसका रिजल्ट दिया लेकिन सजा मुख्यमंत्री को दे रही है। और अगर वो गलत हैं तो कोर्ट ने उनको तो नहीं हटाया, वो तो आज भी नौकरी कर रहे हैं जी। अगर वो गलत थे, उनका सिलेक्शन गलत किया गया, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया? ये एक रंजिश के कारण जो है ये सजा दी गई थी।
मैं नहीं मानता कि ये इनकी कोई गलती थी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कोई गलती मैं चलिए, आप इनेलो की नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप पुलिस अधिकारी रहे हैं तो इसलिए एक सवाल आपसे जरूर बनता जी है। बताइए। अभी वाई पूर्ण सिंह जी हैं, उन्होंने इतने बड़े पद पे रहते हुए सुसाइड कर लिया। उसके बाद संदीप लाठर जिसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारी जो है सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे झंझावात में फंसे हुए हैं, कहीं कमियां मतलब सिस्टम में खराबी आ गई है क्या? देखो, आत्महत्या की जहां तक बात है, मैं अपने विवेक से कह सकता हूं जी कि डीजी से ऊपर तो कोई पद नहीं होता, जी और वाईपूर्ण साहब वहां तक पहुंच चुके थे। जी। अगर कोई बात थी हम्म। तो जो आदमी जीवित रहेगा सुलझा सकता ना उस बात को, मरने के बाद तो वो आरोप धरा रह जाता है। काफी किस्से हमने पुराने सुने हैं, दोषपूर्ण मल पे भी लग गया था, नहीं पता कोई दोष भी नहीं लगा था कोई इस तरह का भाई कोई दोष लगा हो। जी इन्हें 8 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा, भाई मैं इनसे परेशान हूँ, इनसे परेशान हूँ, SC ST की जो बात आई। लेकिन इतना बड़ा अधिकारी भी अगर SC ST का शिकार होता है तो आप देखते हैं जनता में फिर किसको हम सुलभ दिन दे पाओगे, किसको अच्छे दिन दे पाओगे। जी। एक मैं युवाओं को लेकर एक आपसे जरूर सवाल करूंगा। आपने तो गांव के एक आम युवा से जो है यहाँ तक आप पहुँचे हैं, इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है, लेकिन आजकल का युवा शॉर्टकट ज़्यादा अपना लेता है, कामयाबी के लिए भी शॉर्टकट अपना रहा है। गाड़ी वगैरह अगर सरकार वो परिवार से मिल जाती है तो उसको रफ चलाते हैं। तो आजकल सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं में जो मौत हो रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं युवाओं को क्या कहना चाहिए? मैं युवाओं को भी, पूरी जनता को कहूँगा कि भैया पुलिस के डर से ट्रैफिक नियम को फॉलो मत करिए। आप अपनी जान बचाने के लिए ट्रैफिक नियम को फॉलो करिए, वो हम सब का अधिकार मानो। ये नहीं भाई पुलिस काफी मैंने देखता हूँ, मैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं या हाथ में हेलमेट टांग रहे हैं, पुलिस वाला देखा और रोक कर पहले, अरे भाई वो तेरी सेफ्टी के लिए है, न कि पुलिस के जुर्माने से बचने के लिए। पुलिस क्या करेगी, तेरे को 10,000 रुपया जुर्माना दे दे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बात होगी, सीट बेल्ट ना लगाना, स्पीड से चलना, जो लिमिट स्पीड है उससे ज़्यादा जाओगे आप कोई भी गाड़ी भगा लो, अगर लेट हो गए तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर जिंदगी गई तो दुर्घटना से देर भली, हर एक रोड के ऊपर लिखा जा है। और हमें कई बात रोड के ऊपर लिखी जाती है, बिल्कुल पहले तो काफी लिखी हुआ थी, दुर्घटना से देर भली और बचाव में ही बचाव है। हम ये कहते भाई किस्मत है, किस्मत कुछ नहीं, भाग्य पहले, भाग्य बाद में, बचाओ पहले। जी। खेल में आपने कामयाबी हासिल की, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में भी आप SP से रिटायर्ड हुए हैं और अब राजनीति में हैं। सरकार BJP की है, इनेलो जो है प्रयासरत है अपने मुद्दों के साथ। आप प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस? मैं प्रदेश की जनता को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जनता ने सारे राज देख लिए, आज भी हम देख रहे हैं कितने सुखी। मैं कोई ये मत समझ रहा, मैं इनेलो का होने के नाते कह रहा हूँ, ये हर एक आदमी आज इस प्रशासन से दुखी है। जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, एक्सीडेंटों से मौत हो रही है। हमारा काम क्या है, पुलिस का काम क्या है? जी। पुलिस का काम है जनता को सुरक्षा देना, जनता के साथ भाईचारा बनाए रखना। हम जनता के कोई राजा नहीं है, जनता के ऊपर पुलिस को राजा नहीं है, पुलिस जनता की सेवक है। और जनता की सेवा भाव से पुलिस को वंचित करना ये सरकार का काम चल रहा है। क्या कोई आदमी सरेआम गोली मार रहा है और उसके लिए कोई भी आदमी फोन करते मैं BJP का फलाना बोल रहा हूं, मैं इस पार्टी का फलाना बोल रहा हूं, ये मेरा आदमी है। भाई तेरा आदमी है तो कोई लिख थोड़ा दिया, तेरा आदमी तो मर्डर करेगा? ये कोई भी आज का जो राज है उसमें कोई आदमी नहीं कहता भाई को सजा मिलनी चाहिए, ना ही कोई संज्ञान ले रहा है इस बात की तरफ। मर्डर धड़ाधड़ हो रहे, मर्डर मुझे बहुत दुख है। अरे भाई जिसका कोई मर्डर हो गया, किसी माँ का बेटा गया, किसी बच्चे का बाप गया, किसी बहन का भाई गया, किसी पत्नी का पति गया, किसी बाप का सहारा गया, क्या कहाँ से दे देंगे वो? जी। फिर कहते हैं भाई अगर हमारा समाज है राजीनामा कर लो। मैं ये कहता हूँ अगर कोई आदमी मर्डर करता है, राजीनामा कर रहे हैं, जिस हाथ से उसने गोली मारी उसका हाथ काट दो ना, चलो बेहतर हाथ काट देते हैं, वो तो गया,
वो तो फिर भी जीवित रहे, लेकिन को अपने बच्चे का हाथ काटने के लिए तैयार नहीं है। जिसका गया उसका गया। इसके लिए बहुत हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा सरकार को, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे हर हालत में। अगर इनेलो पार्टी आई, मैं ये दावा करता हूँ कि आप हरियाणा में जो है ना एक सुशासन और राम राज पाओगे। यहाँ दी रात न निकल जाइयो को आपने टूंग पहन के लेकर जाइयो और जेवर पहन के लेकर जाइयो, कोई लखाने वाला नहीं मिलेगा जी। चौधरी अभय सिंह जी का ये बहुत कड़ा रुख है और हम सब उनके साथ हैं जी। तो दर्शकों, आपने आज देखा और जाना अनूप सिंह दहिया जी के बारे में, और ये भी समझने का प्रयास किया हमने इनसे मिलकर कि कैसे एक ग्रामीण युवा जो है कामयाबी हासिल करता है और अपने जैसे कामयाब युवा जो है इस ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण मिट्टी से निकाल सकता है। और आज ये राजनीति के माध्यम से, एक इनेलो पार्टी के माध्यम से जो है जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में ये सुशासन राज की बात लाने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या इनेलो पार्टी को प्रदेश की जनता मौका देती है और ये अपने जो विचार हैं, अपनी जो सोच है उसको धरातल पर उतार पाते हैं या नहीं उतार पाते। जगत महान न्यूज के लिए गांव सिसाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार। नमस्कार।